हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसको कभी कभी हम लोग पार्टनरशिप बेसिक भी बोल देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में कई चैप्टर होते हैं। अभी हम लोग पार्टनरशिप बेसिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे, रिकंस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे। तो कई चैप्टर है, लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, वह बेसिक है, बेसिक लेवल पर है, जिसमें हम लोग एक पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। ओके, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन सब देखेंगे कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आज के क्लास में हम लोग जो थ्योरी, सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमारा पढ़ाने का स्टाइल आप अगर समझते हो, आपको पता होना चाहिए कि हम पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी इस चैप्टर का समाप्त कर ले, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। आओ, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। ओके, पार्टनरशिप देखेंगे, पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं होती है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद कौन पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप अलग चीज होती है और पार्टनर अलग चीज होता है। उसके बाद पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट जब रिटेन में होता है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, तो वो क्या होती है, उसका क्या कंटेंट होता है, वो सब देखेंगे। उसके बाद आ जाओ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मीन्स ऐसे समझो कि पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में कौन कौन सा प्रोविजन लागू होगा, वो चीज देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक पार्टनर का क्या राइट बनता है वो देखेंगे, एक पार्टनर का क्या ड्यूटी बनता है वो देखेंगे। फिलहाल इतना तक हम लोग देखेंगे। हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो नोट्स नीचे में दिया हुआ है, खोल लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ताकि दिक्कत ना हो। ओके, ज्यादातर समझने का कोशिश करेंगे। ओके, हमारा फोकस समझने पे होना चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, पार्टनरशिप फंडामेंटल या पार्टनरशिप बेसिक है। क्या पार्टनरशिप, हम सबसे पहले यही जानने का कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी इसको हिंदी में बोलते हैं, ओके, ध्यान से समझते चले जाएंगे। दो बंदा है, ओके, ये दोनों बंदा मिलकर के एक एग्रीमेंट करता है, किसके लिए, एक लीगल बिजनेस को चलाने के लिए, इस बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, लाभ पैसा कमाना। जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वह इन दोनों बंदों के द्वारा, इन दोनों पर्सन के द्वारा आपस में आपसी समझौते के आधार पर, बोले तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो भी प्रॉफिट अर्न होगा। ओके, ये लीगल बिजनेस है। इस लीगल बिजनेस को मैनेज तो करना पड़ेगा, मीन्स चलाना पड़ेगा आपको, इसको तो रन करना पड़ेगा। अब करने के लिए, इस बिजनेस को रन करने के लिए, या तो ये दोनों बंदा मिल करके पर डे आए, ड्यूटी लगाए, बिजनेस को मैनेज करे, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस दोनों बंदा में से कोई एक बंदा आया और सारा बिजनेस का देखभाल मैनेजमेंट करता है, और बाद बाकी जो काम सब होता है उसके लिए स्टाफ वर्कर सब रखा हुआ है, वो चला रहा है बिजनेस को, और एक बंदा दूसरे काम में अपना लगा हुआ है, अपना पर्सनल काम में लगा हुआ है, या बिजनेस से हट करके कोई दूसरा काम देख रहा है, ऐसा भी होता है। तो हम हर एक चीज जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां पर हमने सबसे पहले लिखा क्या, एग्रीमेंट। इन दोनों पर्सन के बीच, इन दोनों मेंबर के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट बोले तो समझौता, इसको हिंदी में समझौता बोल दो, ठहराव बोल दो, या करार बोल दो।
हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो किया गया वह एक लीगल बिजनेस को चलाने के लिए, और उस लीगल बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, मीन्स प्रॉफिट अर्न करना। तो इन दोनों बंदों का, इन दोनों पर्सन का जो संबंध दिख रहा है वह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिलेशनशिप दिख रहा है, आर्थिक संबंध दिख रहा है, जो पैसा कमाने के लिए रिलेशनशिप बना है। क्लियर? आर्थिक संबंध है। अब यहां पर हम चैप्टर में तो बंदा बंदा या पर्सन पर्सन या मेंबर मेंबर तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। नाम दे देते हैं, एक मिस्टर ए दे दिए, इसका नाम मिस्टर ए रख दो और इसका नाम मिस्टर बी रख दो, मिस्टर बी रख दो। मिस्टर ए और मिस्टर बी इस बिजनेस का क्या कहलाएगा? इस बिजनेस का क्या कहलाएगा? तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम पार्टनर, ये भी हमारा पार्टनर है, ओके, पार्टनर से नहीं, पार्टनर है, ओके, और ये भी हमारा पार्टनर है, ये भी हमारा पार्टनर है। बात समझ में आ गया? इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि आप मान लो कि मिस्टर ए हो, तो आप एक पार्टनर हो गए, एक पार्टनर हो, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में पार्टनर बोलते हैं। अगर ए और बी का नाम नहीं लिया जाए, ए और बी का नाम नहीं लिया जाए और सीधे बोले कि इस बिजनेस में जितने पार्टनर है उसको फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्म। सामूहिक रूप में, कलेक्टिवली वे में फर्म की संज्ञा देते हैं। किसमें? सामूहिक रूप में, कलेक्टिवली, सामूहिक वे में जितने पार्टनर है सामूहिक रूप में, ए हो गया, बी हो गया, ये दोनों है, ए एंड बी है, सामूहिक वे में इसको फर्म बोलेंगे, ओके। और बिजनेस जिस नाम से चल रहा है, बिजनेस जिस टाइटल से चल रहा है उसको बोलते हैं फर्म्स नेम, उसको बोलते हैं फर्म्स नेम। ये 3 वर्ड आपको याद हो गया होगा। पार्टनर किसको? इंडिविजुअली, जैसे ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, ए बी का नाम नहीं लेना है। सामूहिक रूप में क्या बोलेंगे? फर्म। और बिजनेस जिस टाइटल से चल रहा है उसको बोलेंगे फर्म्स नेम। ये 3 चीज अपने को क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये एग्रीमेंट हमारा लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट हमारा लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि लिखित में होना ही चाहिए। ये ए के इच्छा पे और बी के इच्छा पे निर्भर करता है कि इस एग्रीमेंट को हम लिखित में करवाएं या मौखिक ही रहने दें। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। बिजनेस हमारा कैसा होना चाहिए? तो सर लीगल बिजनेस होना चाहिए आपका। लीगल बिजनेस का मतलब यह होता है कि जो ऐसा बिजनेस जो सर्वमान्य हो, जो सबके नजर में सही है, गवर्नमेंट के नजर में, कानून के नजर में, पब्लिक के नजर में सही है, उसको बोलते हैं लीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपना ही बंदूक बनाना स्टार्ट कर दो, अपना ही शराब का फैक्ट्री लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलीगल टाइप का बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेटमेंट को देखने से आपको क्या पता चलता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम की बात करें तो 2 पार्टनर तो होगा, 2 व्यक्ति तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम की बात करो तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 50 होता है। ये हम नहीं, ये कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 464 उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए। वहां पे लिखा हुआ है, ओके, जो हम थ्योरी में डाल दिए हैं, चलने वाली बात नहीं है। तो एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या 50 होती है।
एक साझेदारी का निर्माण बोलो या जन्म बोलो, निर्माण बोलो या जन्म बोलो या ओरिजिन बोलो, वह एग्रीमेंट से होता है। साझेदारी का एग्रीमेंट से होता है, और वो जो एग्रीमेंट किया जाता है वह किसी न किसी लीगल बिजनेस के लिए, और उस लीगल बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पैसा कमाना, मीन्स प्रॉफिट अर्न करना। जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वह पार्टनर आपस में अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, समझौते के अनुसार बांटेगा। सर ये मान लिया जाए कि 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, 500 रुपया प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। इस 500 रुपया प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इस 500 रुपया प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? हमने क्या बताया कि जो भी प्रॉफिट होगा वह अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 1:1, 1:1 मीन्स बराबर बराबर बांटेगा। तो बराबर बराबर के अकॉर्डिंग आ जाओ तो 250 रुपया इसको भी मिलेगा, 250 रुपया इसको भी मिलेगा। अगर मान लिया जाए एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 2:1 या 3:2 लिखा हुआ है, 3 हिस्सा ए लेगा और 2 हिस्सा बी लेगा, तो इस अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट? तो इसके अकॉर्डिंग इसको मिल जाएगा 300 रुपया और इसको मिल जाएगा 200 रुपया। तो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वह अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, अब मेन मुद्दा उठता है, साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, ये क्या है? तो इसी का हम अभी तक एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, अब यूं ही समझ में आ जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक मीन्स 2 से कम नहीं होना चाहिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाते हैं और उससे होने वाले लाभ को आपस में समझौते के अनुसार बांटते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अब इसमें भी 2 चीज है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज हो जाता है और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज हो जाता है। मीनिंग अलग है और डेफिनेशन अलग है, मीनिंग अलग है और डेफिनेशन अलग है। अब मीनिंग है जो हम लोग अपने मन के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर जैसे हम उसको प्रस्तुत कर दे, वह मीनिंग होता है। मीनिंग का मतलब आप पार्टनरशिप से आप क्या समझते हो, और डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक सेटिस्फाइड परिभाषा होना चाहिए, चाहे वह किसी विद्वान के द्वारा दिया गया हो या किसी एक्ट के, मतलब इस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया हो। दोनों चीज समझ में आ गया, मीनिंग अलग चीज होता है, डेफिनेशन अलग चीज होता है। ओके, अब इस पार्टनरशिप को चलाने के लिए है तो ऐसे उतना लार्ज स्केल पर तो ये बिजनेस नहीं होता है और ना ही उतना स्मॉल लेवल पर होता है, ये मीडियम लेवल का बिजनेस है। तो मीडियम लेवल का जो बिजनेस है, इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट एक्ट बनाया हुआ है जिसको हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट कभी भी लिखे तो हमेशा याद रखे कैपिटल ए लिखना है, हमेशा याद रखे। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यह पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, ऑपरेट होता है। यहां तक क्लियर हो गई? आ जाओ थ्योरी की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या सब है। अब पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी वाले हिंदी में खोल लेना अपना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में खोल लेना, वैसे समझने का कोशिश करो। नहीं भी खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर समझने पर ज्यादा फोकस दो, ठीक है? नोट्स हम बाद में भी पलट करके देख लेंगे, यही चीज लिखा होगा वहां पर भी,
ओके, समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। साझेदारी से क्या आशय है, यहां पर क्या पूछा गया, आशय, मीनिंग पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे, ये आपको बताना है। ओके, अगर मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन के जगह पर आपसे यह पूछा जाता कि डिफाइन पार्टनरशिप, साझेदारी को परिभाषित करें, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक जितना लाइन बनता है वो नहीं होता, सिर्फ ये होता। अब मीनिंग हमसे पूछा गया तो मीनिंग में तो हम ये लिखेंगे। अगर डेफिनेशन पूछ दिया तो डेफिनेशन में हमें तो सॉलिड जवाब देना पड़ेगा इसका। तो इसीलिए बोले कि मीनिंग अलग चीज होता है, डेफिनेशन अलग चीज होता है। मीनिंग समझते हैं। जब किसी व्यवसाय का विस्तार किया जाए, व्यवसाय मीन्स बिजनेस को, विस्तार मीन्स उसको एक्सटेंड किया जाए, बड़े पैमाने पर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। कल को मान लो कि ए है और बी है, अपना अपना एक छोटा छोटा बिजनेस चला रहा था। अब ये दोनों मिलकर के चाहता है कि चलो भैया हम दोनों मिलकर के एक बड़ा बिजनेस करने जाए, बड़े पैमाने पर बिजनेस करे। तो ये दोनों मिलकर के अपना अपना पैसा लगाएगा, एक होगा, फिर जाकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाएगा वो। ठीक है, विस्तार किया जाए जिसमें अधिक पूंजी, कैपिटल की मात्रा तो अधिक होगी ही होगी। छोटे बिजनेस से जैसे ही आप बड़ा बिजनेस करोगे तो उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा, लार्ज स्केल पे लगेगा की जरूरत और जोखिम सम्मिलित हो जाती है। जैसे ही पैसा ज्यादा लगा तो सोचो वहां पर आपका रिस्क भी बनता है। अब जैसे ही आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करना चाहते हो तो आपका सोच क्या होगा कि बड़े पैमाने पर बिजनेस हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अधिक मात्रा में प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हायर गेन हायर पेन देता है, हायर गेन हायर पेन देता है। तो इसीलिए कहा जाता है हायर गेन हायर प्रॉफिट हायर रिस्क। जितना प्रॉफिट कमाने की चेष्टा रखते हो उतना ही उसमें उतना रिस्क होता है। क्लियर? जोखिम का मतलब हो गया रिस्क, सम्मिलित होता है। तो एक से अधिक व्यक्ति, यहां पर क्या, एक से अधिक, एटलीस्ट 2 व्यक्ति होना चाहिए, साथ मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं। वे पूंजी प्रबंध बोले तो मैनेजमेंट, कैपिटल रिस्क भी होता है उसमें हिस्सेदारी और व्यवसाय से होने वाले लाभ को बांटने के लिए समझौता एग्रीमेंट करते हैं। और इसी एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप करते हैं। इन व्यक्तियों के बीच लिखित या मौखिक ठहराव, ठहराव बोले तो समझौता एग्रीमेंट। हमने आपको क्या बोला, इंग्लिश में एक वर्ड एग्रीमेंट है, लेकिन उसी का हिंदी में देखोगे कहीं पे मिलेगा समझौता, कहीं पे मिलेगा करार, कहीं पर मिलेगा ठहराव। तो ये सब चीज ध्यान रखना। मौखिक ठहराव एग्रीमेंट पर आधारित पारस्परिक संबंध को साझेदारी पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि ये जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के आधार पर जो बिजनेस किया है और उसका जो संबंध बना है उसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। ओके, जो व्यक्ति ठहराव करते हैं, एग्रीमेंट को किसने किया था, ए और बी किया था। तो ए एक व्यक्ति और बी भी एक व्यक्ति, उन्हें व्यक्तिगत रूप में, ए भी व्यक्तिगत, बी भी इधर व्यक्तिगत, उसको पार्टनर बोलते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं। और सामूहिक रूप में कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। जिस नाम से उसका कारोबार चलाया जाता है, जिस नाम से उसका बिजनेस चल रहा है, वह फर्म का नाम कहलाता है, फर्म नेम, फर्म्स नेम होगा, फर्म नेम कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये जो हम अभी तक आपको समझाए ये हमारा क्या था, मीनिंग के तहत आ रहा था। इतना मीनिंग लिख दो। क्वेश्चन 5 मार्क में पूछ दिया, ठीक है, या 2 मार्क में पूछ दिया या 3 मार्क में पूछ दिया, तो 2-3 मार्क तक यहां तक सफिशिएंट है। अगर 5 मार्क में पूछ रहा है तो फिर आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, फिर आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। ओके, भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन उसका धारा कितना, 4, सेक्शन 4 के अनुसार एक डेफिनेशन दिया गया। साझेदारी उन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है।
व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो एक ऐसे व्यवसाय बोले तो लीगल व्यवसाय होना चाहिए, उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए समझौता किया है, जिनका संचालन सभी के द्वारा, बिजनेस का संचालन, बिजनेस जो लीगल बिजनेस है उसका चलाना या तो ए बी दोनों मिलकर चलाए, या सिर्फ ए चलाए, या सिर्फ बी चलाए। ओके, जिनका संचालन सभी के द्वारा अथवा उन सबों की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो कंफ्यूज नहीं करने का, कंफ्यूज किसमें नहीं करना है, पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप अलग है, ये दो वर्ड तो क्लियर हो गया। फर्म अलग चीज होता है, जिस नाम से बिजनेस चलता है उसको फर्म्स नेम बोलते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था? 1932 में, ये भी याद रखेंगे। इस एक्ट के किस सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। ओके, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। चलो, तो ये सब तो था हमारा तोड़ मरोड़ करके, और कुछ डेफिनेशन था जिसमें बहुत काफी हद तक हमारा पॉइंट सब क्लियर हो गया है। लेकिन आगे चलो, इसकी विशेषता देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसकी विशेषता देखोगे तो और भी क्लियर होगा। देखिए भाई, साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं? ओके, तो कुछ विशेषताएं हम यहां पर दी हैं, एक दो और होगा, फिलहाल इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार 50 होती है। तो एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। ये पॉइंट हमको तो याद ही हो गया। दूसरा पॉइंट, साझेदारी का गठन बोले तो निर्माण, साझेदारी का जन्म ठहराव से होता है, समझौते से होता है, एग्रीमेंट से होता है। यही ठहराव बोले तो समझौता, ठहराव की जगह पर आप समझौता भी लिख सकते हैं। ओके, यही समझौता साझेदारों के बीच संबंध का आधार बनता है। संबंध का आधार फिर यहां पर नहीं समझ में आया कि संबंध का आधार कैसा संबंध, गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का संबंध, कैसा संबंध, पति पत्नी का संबंध, बाप बेटे का संबंध, कैसा संबंध? जब संबंध यहां पर लिखा गया तो कैसा संबंध होना चाहिए? यह संबंध आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिक्स संबंध है। आर्थिक संबंध वो संबंध होती है जो पैसा कमाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, एक संबंध बनाया जाता है। ए और बी जो एग्रीमेंट किया, समझौता किया, उन दोनों के बीच जो संबंध बना उस एग्रीमेंट के थ्रू, वह कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए किया गया। तो संबंध बोले तो आर्थिक संबंध, ओके, बनता है। यह ठहराव बोले तो एग्रीमेंट हमारा लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हमेशा लिखित में ही हो, कंपलसरी है कि लिखित में ही करवाना है। लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, अगर मान लिया जाए ए और बी, अभी मान लो घनिष्ठता है उसमें, दोस्ती है उसमें, अच्छे मित्र है, या अच्छे तरह से अभी वो दोनों अपने आप को समझता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, कहा चलो हटाओ, क्या एग्रीमेंट लिखित में करवाओ, विश्वास नहीं होता है, बोला हाँ विश्वास है चलो करते हैं, लिखित में नहीं करवाया। अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं पैसे के चक्कर में, अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं पैसे के चक्कर में। जो जुबान अभी चला था वह पैसा के सामने वह जुबान बदल जाता है। तो इसीलिए उचित होगा और अच्छा भी होगा कि एग्रीमेंट लिखित में करवा लो। क्लियर? एक्ट तो नहीं कहता है कि भैया तुम अपना एग्रीमेंट कंपलसरी है कि तू लिखित में ही करवाओ, हम तुमको छूट देते हैं लिखित में करवाओ या नहीं कराओ, ये तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लिखित में करा लोगे तो बेहतर होगा, लेकिन लिखित में होना अनिवार्य नहीं है। क्लियर? ठहराव वैधानिक रूप से मान्य व्यवसाय मीन्स लीगल व्यवसाय को करने के लिए, चलाने के लिए होना चाहिए। जो एग्रीमेंट किया गया है वो लीगल बिजनेस को चलाने के लिए होना चाहिए, समझौता। और उस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में सेवा प्रदान करना नहीं होना चाहिए। ओके,
लीगल व्यवसाय होना चाहिए और उस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, और जो भी लाभ होगा वो आपस में पार्टनर समझौते के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठहराव व्यवसाय में होने वाले लाभ को बांटने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल एग्रीमेंट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से तुम कितना लोगे और मुझे कितना दोगे, यह पहले ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए। फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा जो बिजनेस लीगल बिजनेस किया गया है उस बिजनेस का ऑपरेशन मैनेजमेंट ए बी दोनों मिलके करें, मींस सभी पार्टनर मिलके करें, या सबों की ओर से कोई एक भी कर सकता है। जब एक करेगा दूसरे के बदले में, दूसरे पार्टनर के बदले में कोई एक उस बिजनेस को चला रहा है तो सोचो उसका भी काम और अपना भी काम कर रहा है। तो ऐसे केस में जो पार्टनर बिजनेस को चला रहा है उसको तो सैलरी कमीशन बोनस कुछ तो मिलना चाहिए, तो देखेंगे सैलरी कमीशन बोनस। ओके, तो फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा या सबकी ओर से सबके लिए किसी एक साझेदार द्वारा भी चलाया जा सकता है। ओके, साझेदारी का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। साझेदारी का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता है, इसका मतलब यह हुआ कि कल होकर के बिजनेस में एक भारी मात्रा में लॉस हो गया तो क्या होगा? अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके लाओ और लगाओ उसमें। क्यों? क्योंकि बिजनेस का और पार्टनर का अस्तित्व अलग नहीं है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मत सोचो कि बिजनेस में अगर हम 50,000 रुपया लगा रखे हैं तो हमारा डूबेगा, तो डूबेगा कहां तक? 50,000 तक ही नहीं। अगर आपका बिजनेस कोई इलीगल एक्टिविटी कर दिया, कुछ पेनल्टी गवर्नमेंट बांध दिया 2 लाख रुपया का, तो 50,000 तो बिजनेस में लगा ही लगा है। 1.5 लाख रुपया अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके दोगे। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है एक पार्टनरशिप बिजनेस का। एक लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस भी होता, पार्टनरशिप भी होता है, तो वो अपने लोगों को तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, वो दूसरा चीज है, अब मतलब आपके सिलेबस से हट के है वो, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और बताओ, चलो आगे उसका डिस्कशन होगा। तो अभी तक हम लोग क्या सब पढ़े, एक एक करके देख ले, याद हुआ या नहीं। एक पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ? 1932 में। एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। पार्टनरशिप के किस सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 में। एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50। साझेदारी एक मान्य लीगल व्यवसाय को करने के लिए होना चाहिए और उस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। एक साझेदारी में जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मींस बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वह प्रॉफिट साझेदारों के बीच आपसी समझौते, बोले तो समझौते के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, उसके बाद एक साझेदारी व्यवसाय का संचालन सारा पार्टनर, ऑल पार्टनर मिलकर करे या उन सभी की ओर से कोई एक पार्टनर भी करे। एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का अस्तित्व अलग नहीं होता है। एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब यहां पर यह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए को और बी को पार्टनर बनाया जा सकता है? कुछ क्वालिटी होगा तो ही तो ए और बी, अगर मान लिया जाए इस बीच में सी आना चाहता है, मान लेते हैं सी आना चाहता है, तो क्या सी को पार्टनर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या क्वालिटी देख के हम लोग एक व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं? आ जाओ, कहा हु इज नॉट पार्टनर, कौन साझेदार नहीं है? कौन साझेदार नहीं है? अगर मान लिया कोई एक बिजनेस है, आपको लगता है कि भैया कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर चला रहा है, लेकिन वह पार्टनर है या नहीं ये कैसे हम लोग जाने? ओके, कहा निम्न साझेदार नहीं है। अगर मान लो कि पति पत्नी दोनों मिल करके बिजनेस चला रही है तो पति पत्नी पार्टनर नहीं कहलाएगी। पति पत्नी पार्टनर नहीं कहलाएगी। पति पत्नी उसी टाइम पार्टनर कहलाएगी जब ये दोनों तलाकशुदा हो।
अब पार्टनर कहलाने के लिए तलाकशुदा होना चाहिए, सोचो ये, इसको तलाक लेना पड़ेगा? नहीं। तो पति पत्नी जो अपना फैमिली बिजनेस करते हैं वो पार्टनर नहीं होते हैं उसमें। एक अवैक्स माइनर जिसका एज 18 वर्ष नहीं हुआ है को फर्म में केवल लाभ के हिस्सा देने के लिए पार्टनर बना सकते हैं। एक नाबालिग को हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो माइनर सिर्फ लाभ में शेयर लेगा लेकिन लॉस का भरपाई नहीं करेगा। तो लॉस का जब भरपाई ही नहीं करोगे, जब प्रॉफिट होगा तुम उठा के ले जाओगे, लॉस होगा तो उसका भरपाई ही नहीं करोगे, तुमको पार्टनर बनाए क्यों? नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। यह नहीं कि नहीं बनता है, बनता है लेकिन नहीं बनाना जाना चाहिए, यह है। वो साझेदार नहीं होता है। ओके, सॉरी, एक अवैक्स का मतलब वो माइनर नहीं, हम दूसरा चीज बोल दिए। अवैक्स का मतलब होता है वो जो जिसको कानून के तौर पे अवैक्स घोषित कर दिया है कि इससे कोई व्यक्ति समझौता नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं अवैक्स। ओके, तो उस अवैक्स के साथ जो भी पार्टनरशिप करेगा वह पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, अवैक्स है, इसको माइनर भी कभी कभी बोल देते हैं। अवैक्स कभी नहीं, सॉरी, हिंदी में माइनर ही सही है, सही नहीं, माइनर ही, सॉरी, माइनर ही सही बोल रहे थे। माइनर को सिर्फ केवल प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए ही वो पार्टनर बन सकता है। लॉस होगा तो वह पार्टनर लॉस का वहन नहीं करेगा, भरपाई नहीं करेगा, इसलिए उसको नहीं बनाना चाहिए। एक देशद्रोही को साझेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। एक देशद्रोही, पागल जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है उसे भी पार्टनर नहीं बनाया जाना चाहिए। सर, पागल से याद आया कि आज से 10 साल पहले पागल हुआ था, अब वो ठीक है। 10 साल पहले पागल हुआ, वो ठीक है, अब उससे उसके पास ऐसा दिमाग है कि अब वो बिजनेस को दिन दुना रात चौगुना कर सकता है, उन्नति। क्या उसको हम पार्टनर बना सकते हैं? बेशक बना सकते हो, लेकिन सर वो जो बंदा जो 10 साल पहले पागल हुआ था वो 10 साल में हर एक साल एक बार पागल होता है, हर 2 साल पे पागल होता है। यानी कि पागल होने की जो घटना है वो बार बार हो रही है। तो क्या उसको पार्टनर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या पता अभी ठीक है, उसको पार्टनर बना ले, पार्टनर बनाते हैं फिर वो पागल हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बनाया जाता है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, मतलब उसका दिमाग उतना तेज नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बनाया जाना चाहिए। संयुक्त हिंदू परिवार HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो अपना बिजनेस करता है, एक होता है ना कि हमारे दादाजी हैं, उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र के हम लोग पुत्र हैं, है ना, तो सभी लोग एक सम्मिलित फैमिली में ही है और एक फैमिली बिजनेस चल रहा है, सभी का एक ही बिजनेस है, वो चल रहा है। तो क्या ऐसे केस में वो हम लोग पार्टनर कहलाएंगे उस बिजनेस का? नहीं, HUF का हम लोग पार्टनर नहीं कहलाएंगे, तो ये भी पार्टनर नहीं कहलाता है। तो ये 3 नंबर था, किसको पार्टनर नहीं बनाया जाना चाहिए, ये समझ में आ गया। 9 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साझेदारी कितने प्रकार के, साझेदारी कितने प्रकार के, साझेदारी का यहां पर प्रकार पूछा गया है। और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसको पार्टनर नहीं बनाना है। वो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि साझेदारी कितने प्रकार के, और 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि साझेदार कितने प्रकार के। साझेदार एक व्यक्ति होता है, साझेदारी एक संबंध है, समझौता है। साझेदारी एक समझौता है और साझेदार एक व्यक्ति है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपसे यह पूछा गया है कि साझेदारी कितने प्रकार के। एक पार्टनरशिप एट विल होता है, ऐच्छिक साझेदारी इसको बोलते हैं, ये इच्छा पे ही निर्भर करता है। ओके, ऐच्छिक साझेदारी साझेदारों के इच्छा पर चलती है, मतलब कोई समझौता नहीं होता है। जब साझेदारी समझौते में साझेदारी व्यवसाय के समापन के विषय में कोई व्यवस्था न की गई हो तो ऐसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। एग्रीमेंट भी है,
ए और बी एग्रीमेंट भी किया, बिजनेस चल भी रहा है, लेकिन उस बिजनेस को कब तक चलाना है, कितने वर्षों तक चलाना है, किस वर्ष में इस बिजनेस को बंद कर देना है, अगर वह चीज, वह डेट, वह टाइम एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इसको बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। नो पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, ए और बी है, एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि चलो भैया 2050 में इस पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देंगे, तो एक फिक्स टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया एग्रीमेंट में, वो टाइम पीरियड आएगा, बंद हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए है। सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर में पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जब साझेदारी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, जैसे मान लो कि मैं एक बिल्डर हूं, बिल्डर छोड़ो, चलो एक राजमिस्त्री ही समझ लो, ठेकेदारी लेता हूं मकान बनाने का ठेकेदारी लेता हूं, ठीक है, दीवार जोड़ना, ढलाई करना, ये सब मेरा काम है। सोचो थोड़ा, लेकिन एक ऐसा इतने बड़े लार्ज स्केल पर बिल्डिंग मिल गया बनाने का, ठीक है, उसके लिए मेरे पास इतना संसाधन ही नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा कर सके। इसमें क्या कि हम दूसरे राजमिस्त्री के साथ हाथ मिला लिए, दूसरे राजमिस्त्री के साथ हम हाथ मिला लिए, चलो भैया दोनों मिलकर के इस बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट कर भी देते हैं। तो यहां पर हम एक राजमिस्त्री, दूसरा वो राजमिस्त्री, हम दोनों मिल करके एक पार्टिकुलर, सिर्फ एक पार्टिकुलर काम को डन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए समझौता किया है, तो इसको बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या, जो सामान्य रूप से चलता रहता है, ठीक है, जब साझेदारी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यहां पर क्या था, विशिष्ट स्पेशल पर्पस से, यहां पर जनरल पर्पस से किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो ये साझेदारी की प्रकार है। साझेदारी कितने प्रकार का होता है, उसमें 4 प्रकार होता है, वो 4 का 4 प्रकार बता दिए। अब ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे जब हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इस सब चीज का डिस्कशन होता है, ये सब चीज मिलता है, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यू में इसमें से 1-2 पॉइंट अगर आ जाए तो क्या करोगे, थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, न के बराबर पूछा जाता है, आज तक हम देखे ही नहीं किसी बोर्ड में, ठीक है, न के बराबर पूछा जाता है। अब यहां पर आ जाओ 5 नंबर में, ये क्या कह रहा है भाई, ये आपसे कह रहा है कि भाई साहब बताएं कि पार्टनर कितने प्रकार के, पार्टनर व्यक्ति कितने प्रकार के, जो एक पार्टनरशिप में है, एक साझेदारी में जो पार्टनर है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, देख लेते हैं ये भी। पहला, एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, कार्यशील या सक्रिय साझेदार, जो एक्टिव होता है, जो रोज पर डे बिजनेस को रन करता है, मैनेज करता है, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, एक्टिव पार्टनर है। सक्रिय साझेदार मींस एक्टिव पार्टनर वह पार्टनर होते हैं जो साझेदारी के संपूर्ण कार्यों में भाग लेता है, कोई डिसीजन लेना है उसमें भाग लिया, कुछ मैनेजमेंट करना है उसमें भाग लिया, बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है उसमें भाग लेता है, हर मीटिंग में भाग लेता है, तो वह एक्टिव पार्टनर होता है। वह फर्म के ऋणों के लिए संयुक्त एवं पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। फर्म का जो लोन होता है यह एक्टिव पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। दूसरा है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, सुस्त या निष्क्रिय, जो एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय साझेदार उसको बोलते हैं। यह पार्टनर ऐसा था जो बिजनेस में भाग लेता है, यह पार्टनर ऐसा है जो बिजनेस में भाग नहीं ले रहा है। जैसे निष्क्रिय साझेदार वे साझेदार होते हैं जो व्यापार में पैसा लगा दिया, पूंजी लगा दिया, लाभ में हिस्सा भी लेते हैं लाभ हानि में हिस्सा भी लेता है, लेकिन व्यवसाय के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, उसके संचालन में, उसके ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पैसा भी लगाया, प्रॉफिट में शेयर भी लेता है, और उसके बावजूद बिजनेस का ऑपरेशन भी करता है, उसका मैनेजमेंट भी करता है। थर्ड नंबर, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नाम मात्र। हम ए और बी दो पार्टनर है, अभी 2 पार्टनर है ए और बी।
इस बीच में अमिताभ बच्चन कूद पड़ा। अमिताभ बच्चन को हम पार्टनर बना लिए। अमिताभ बच्चन जैसे ही पार्टनर बना तो सोचो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का गुडविल बढ़ गया, नेम फेम हो गया। और सिर्फ हम अमिताभ बच्चन के नाम का यूज कर रहे हैं कि वो हमारे बिजनेस का पार्टनर है। उससे हम एक भी रुपया पैसा उसे कैपिटल उपिटल कुछ नहीं मांगे कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करो, कुछ नहीं, सिर्फ उसके नाम का यूज कर रहे हैं। नाम यूज कर रहे हैं, उसके बदले में उसको प्रॉफिट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम से हमारे बिजनेस का गुडविल बढ़ा, हमारे बिजनेस का नेम फेम हुआ। और जैसे ही नेम फेम हुआ तो हमारा प्रॉफिट स्वाभाविक है कि बढ़ेगा भैया। क्लियर सर जी? नाम मात्र साझेदार वह साझेदार होता है जो साझेदारी के व्यवसाय में ना तो कोई पूंजी लगाता है और ना ही मैनेजमेंट में या बिजनेस के ऑपरेशन में वो साथ देता है, भाग लेता है, परंतु अपने नाम और साख का फर्म का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ओके, एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे आप लोग, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है वो। सब पार्टनर, अब सब पार्टनर क्या होता है कि जैसे मान लो सब पार्टनर पे पार्टनर, ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं। यहां पर ए और बी दो पार्टनर तो है, ये तो दिख रहा है कि सर ए और बी दो पार्टनर है, लेकिन ए और बी कहता है कि देख इस प्रॉफिट में जो हमें शेयर प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए ए क्या करता है, वह डी से एक पार्टनरशिप समझौता करता है। यानी कि ए और डी अपना एक समझौता पार्टनरशिप कर लिया कि इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा, हमें जितना शेयर मिलेगा, जैसे यहां पर 300 रुपया मिला तो कहा इस 300 रुपया में हम तुम्हें इतना दे देंगे और हम इतना ले लेंगे। तो मेन पार्टनर इस बिजनेस का मेन पार्टनर ए है। ये बिजनेस किसको जानता है? ए को, डी को तो नहीं जानता है। तो डी कौन हो गया? सब पार्टनर। डी क्या कौन हो गया? सब पार्टनर। यदि फर्म का कोई साझेदार किसी अन्य व्यक्ति से साझेदारी से प्राप्त लाभों को बांटने के लिए समझौता करता है, ध्यान से सुनो, यदि फर्म का कोई साझेदार, कोई पार्टनर है, किसी अन्य व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति बोले तो डी, साझेदारी से प्राप्त लाभों को बांटने के लिए समझौता करता है, यानी कि डी के साथ समझौता कर लिया कि उस बिजनेस से हमें जो प्रॉफिट होगा हम दोनों आपस में इतना बांट लेंगे। ओके, तो ऐसे अन्य व्यक्ति उप साझेदार कहलाता है। यानी कि डी कहलाएगा, ए नहीं, डी कहलाएगा उप साझेदार, सब पार्टनर। 6 नंबर पॉइंट में आते हैं, थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन थ्योरी समझना है अपने को। 6 नंबर में आ जाओ। साझेदारी का जन्म किससे हुआ? साझेदारी का निर्माण किससे हुआ? एग्रीमेंट से। और जब यही एग्रीमेंट लिखित रूप में हो, लिखित रूप में कर लिया जाए, ठीक है, और जैसे ही एग्रीमेंट लिखित में किया जाएगा तो सोचो लिखित जब होगा तो वहां पे हर एक पार्टनर का कितना कितना कैपिटल लगा है, क्या ड्यूटी बनता है, क्या राइट बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ईटीसी सारा चीज मेंशन किया जाएगा उसमें, ए टू जेड, कितना कितना तुम प्रॉफिट लोगे, कितना ये लेगा, ए टू जेड वहां पर मेंशन हो जाता है। तो जब एग्रीमेंट लिखित रूप में होता है तो उसी को बोलते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। ध्यान से सुनो, एग्रीमेंट, यही एग्रीमेंट जब कन्वर्ट हो गया, लिखित रूप में हो गया, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। साझेदारी विलेख या संलेख, पार्टनरशिप डीड, क्या बोलते हैं? डीड क्या है और इसमें कौन कौन सा कंटेंट्स होता है, ये आपसे पूछा गया है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI टाइप का क्वेश्चन है। ओके, साझेदारी संलेख वह लिखित प्रपत्र होता है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें सभी साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, राइट क्या है ईच एंड एवरी पार्टनर का, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, व्यवसाय का उद्देश्य, बिजनेस का गोल क्या है, पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है, ये ईटीसी बातों का उल्लेख होता है। साझेदारी संलेख विधिवत मुद्रांकित स्टाम्प होना चाहिए, स्टाम्प आप लोग देखे होंगे, ठीक है, और स्पष्ट होना चाहिए। ओके, यह पंजीकृत अपंजीकृत दोनों हो सकता है। अब यहां पर यह बात हुई कि पहला नंबर,
देखो पॉइंट कहां से उठ रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए आपको पहले एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगर मान लो आप लिखित में करवा लिए तो लिखित में जब जैसे ही कराए तो वो क्या कहलाया, पार्टनरशिप डीड। जैसे ही पार्टनरशिप डीड हुआ तो इस पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर भी करवा सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो फायदा मिलेगा। बाद में चल करके ए और बी के बीच कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले तो पंचायती लेवल पर उसका समाधान किया जाता है। ठीक है, पंचायती लेवल पर उसका समाधान किया जाएगा। अगर वहां से समाधान नहीं होता है, बात और बिगड़ जाए तो कोर्ट के थ्रू आप उसका समाधान ले सकते हो, बशर्ते आपका पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। ये होती है। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, बहुत चीज लिखा हो सकता है साझेदारी संलेख में कि क्या सब हो सकता है। यहां पर हम टोटल 11 पॉइंट दे दिए, बहुत सारा पॉइंट होता है, बहुत चीज। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर कि किस किस टाइप का वो समझौता किया है। जो जो समझौता करेगा वो सारा चीज लिखा जाएगा। जैसे आप अपने बिजनेस का नाम क्या है और बिजनेस किस नेचर का है, बिजनेस का नाम टाइटल क्या रखें, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कौन चीज का कर रहे हैं, प्लम्बर का कर रहे हैं या जनरल स्टोर है या पान दुकान, क्या कौन चीज का बड़े लेवल पर कर रहे हो। कोई शोरूम है, व्हीकल का शोरूम है या टीवी का शोरूम है या इलेक्ट्रिक शोरूम है, क्या चीज का है, या कोई मशीन का शोरूम है वो। तो प्रकृति वो हो गया, प्रवृत्ति किस टाइप का है। दूसरा, सभी साझेदारों का नाम और पता। नाम क्या है तो ए है, बी है, उसका पता क्या है वो लिखो। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई या लगाई जाने वाली पूंजी राशि, कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाएगा या लगाया है वो कितना, वो लिख दो यहां पे। वह अनुपात जिसमें लाभ का विभाजन किया जाएगा। देखो यही मेन 4 नंबर पॉइंट है। बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, यही प्रॉफिट लेकर के अक्सर विवाद होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, अक्सर विवाद जो होता है इसी लेकर के होता है। अब जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, वह प्रॉफिट ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, यह क्लियर मेंशन होना चाहिए 4 नंबर पॉइंट में, वहां पर मेंशन होना चाहिए। अगर मान लिया जाए यहां पर ये 4 नंबर पॉइंट में बोल दिया कि ए लेगा 2 भाग और बी लेगा 1 भाग, मीन्स 3 रुपया कमाएगा तो 2 मिलेगा ए को और 1 रुपया मिलेगा बी को, यहां पे लिखा होना चाहिए। अगर मान लिया जाए यहां पर 1/1 लिखा हुआ है, यानी कि 1:1 लिखा हुआ है, तो अगर 3 रुपया हुआ है बिजनेस में तो 1.5 रुपया ए भी लेगा और 1.5 रुपया बी भी लेगा। 5 नंबर पॉइंट, साझेदारों की पूंजी तथा आहरण पर ब्याज यदि कोई हो तो। पार्टनर कैपिटल दिया, अब कोई पार्टनर ऐसा भी होता है कि ए दे दिया 5 लाख रुपया और बी दिया 3 लाख रुपया, तो ये अनइक्वल है। देखो ना, ए दिया 5 लाख और बी दिया 3 लाख, तो अनइक्वलिटी है। अब इस अनइक्वलिटी को दूर करने के लिए ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस पर, कि जो जितना दिया उसको उतना ब्याज मिलेगा, तुम कम दियो तुमको कम मिलेगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रावधान रखना है, तो वह पॉइंट यहां पर मेंशन होना चाहिए। आहरण और पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए लोन पर ब्याज। ध्यान से सुनो, अगर पार्टनर अपने कैपिटल के अलावा, मतलब कैपिटल नहीं, कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर एक्स्ट्रा रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, लोन के रूप में दिया है, लोन दिया है, ए और बी तो कैपिटल दिया ही दिया, उसके कैपिटल के अलावा बी क्या किया, 2 लाख रुपया लोन दे दिया, तो इस लोन पर कितना % ब्याज दिया जाएगा बी को, वह रेट लिखा होना चाहिए यहां पर, वह रेट होना चाहिए। अगर रेट नहीं लिखा है तो देखेंगे प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन देखेंगे 13 सेक्शन 13 का। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है या बोनस देना है तो ये चीज यहां पर मेंशन कर दो कि कितना देना है। ओके, जो भी अकाउंटिंग बुक है, ठीक है, फर्म से रिलेटेड, उसे कहां सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, वो भी मेंशन होना चाहिए। किस पार्टनर के पास रहेगा वो भी होना चाहिए। साझेदार कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है, या कोई पुराना पार्टनर
रिटायर करता है या किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है तो ऐसे केस में कौन सा नियम लागू किया जाएगा, वह नियम यहां पर लिखा होना चाहिए। फर्म का विघटन पर खाता का निपटारा, अगर मान लो हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे, पूरा शट डाउन कर देंगे, तो उस केस में हम लोग बुक को कैसे क्लोज करेंगे, अकाउंट को कैसे सेटलमेंट करेंगे, वो चीज यहां पर होना चाहिए। किसको पहले पेमेंट दिया जाएगा, वो चीज यहां पर मेंशन होना चाहिए। साझेदारों के आपसी विवाद का निपटारे का ढंग क्या होना चाहिए। ए और बी के बीच कभी भी विवाद होता है तो उसका समाधान कैसे होगा, दोनों तरफ का फैमिली बैठेगा और उसका समाधान करेगा, ये होना चाहिए। या पंचायत लेवल पर होना चाहिए, डायरेक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, वो यहां पर होना चाहिए, वो मेंशन कर दिया जाना चाहिए। इसमें एक चीज देखो, पॉइंट नंबर यहां से मेंशन कर देते हैं, वो पॉइंट 4 नंबर पॉइंट कहां गया वो, हाँ ये रहा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है ना। मान लो ये 2:1 यहां पर लिखा है तो 2:1 में ही बटेगा। एक चीज ये हो गया। यहां पर पूंजी पर ब्याज की बात हो रही है, आहरण पर ब्याज यानी कि कैपिटल और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, 5 नंबर पॉइंट में। तो 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट, ओके। उसके बाद लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो रेट यहां पर मेंशन होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, वो रेट। किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस फीस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये यहां पर मेंशन होना चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट टोटल मिलाकर समझो कि 5 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट में पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, ये 2 पॉइंट इसी में मेंशन है, तो टोटल 5 पॉइंट हो जाता है। अगर ये 5 पॉइंट के बारे में यहां पर क्लियर लिखा हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो समझो विवाद होने का चांस ही नहीं बनता है। अगर इस 5 पॉइंट में से कुछ पॉइंट या पूरा का पूरा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है तो ऐसे केस में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 का प्रावधान लागू होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ऐसे केस में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 सेक्शन 13 का प्रोविजन लागू होगा। इसके अकॉर्डिंग इस 5 पॉइंट का डील किया जाएगा। कहा कि देख यहां पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो चल भैया बराबर बराबर बांट लेना, ये कहता है सेक्शन बराबर बराबर। लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर अनुपात में किया जाएगा, पहला पॉइंट। अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो देखो लोन पर ऋण पर ब्याज तो यहां पर मेंशन होना चाहिए। अगर मान लिया जाए यहां पर रेट मेंशन नहीं है तब कहा कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, सिर्फ लोन पर है भैया, ऋण पर, लोन पर। 3 नंबर पॉइंट पूंजी पर ब्याज। अगर यहां पर पूंजी और आहरण 2 पॉइंट, अगर पूंजी और आहरण कहा गया कैपिटल और ड्राइंग्स पर ब्याज का रेट यहां पर अगर मान लिया जाए कि नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे केस में कैपिटल पर ना तो ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, मींस ड्राइंग्स पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और ना ही कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस देना है, कोई फी देना है तो यहां पर मेंशन होना चाहिए। अगर यहां मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस फी नहीं मिलेगा। मींस नहीं मिलेगा, ना का मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गया? यहां 5 पॉइंट याद हुआ। कौन कौन सा पॉइंट आगे क्लास में भी एक्सप्लेन याद दिला देंगे। वैसे किसी लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटेगा, लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट अलॉट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नोट चार्ज, किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस फीस एटसेट्रा नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? ओके, आजा कुछ और पॉइंट है, इस पॉइंट को बस 2 क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ड्यूटी बनता है हमारा कि इसको क्लियर कर दे। जैसे इसमें ड्यूटी लिखा हुआ है उसी तरह से हमारा भी ड्यूटी बनता है कि इसको हम क्लियर ही कर दे, ठीक है। तो यहां पर एक साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर का अधिकार क्या हो सकता है? राइट, हमारा अधिकार है
जैसे इस देश में है ना फंडामेंटल राइट, ये हमारा अधिकार है, हल्ला बोल अधिकार है, उसी तरह से हमारा अधिकार एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होना चाहिए। यहां पर देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत सभी साझेदारों का निम्न अधिकार उपलब्ध है, चाहे उन उल्लेख साझेदारी संलेख में हो या ना हो, चाहे उनका मतलब ये अधिकार पार्टनरशिप डीड में, जो पार्टनरशिप डीड अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, उसमें है या नहीं है, कोई बहस नहीं है। तो ये अधिकार फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, कोई भी पार्टनर किसी को मना नहीं कर सकता कि तुम बिजनेस का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, मतलब संचालन नहीं कर सकते हो या मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते, कोई नहीं रोक सकता है। पुस्तकों, जो अकाउंट का बुक है उसको देखने से कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर को नहीं रोक सकता, ये उसका अधिकार है। कोई भी मामला राइज होता है तो उस मामला में अपना कंसेंट, बोले तो राय देने का अधिकार और सुने जाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार सभी पार्टनर का है, ओके। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, कोई भी पार्टनर का अधिकार बनता है कि वह पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायर हो सके, उसका प्रोसेस होता है, ओके। संस्था से न निकाले जाने के अधिकार, किसी भी पार्टनर को कोई पार्टनर धक्का मार के नहीं निकाल सकता है, और कोई पार्टनर निकलना चाहता है तो उसको रोक भी नहीं सकता है, यह अधिकार हो गया। कुछ कर्तव्य भी है, जो कर्तव्य यहां पर, ये क्या हो गया, 3 कर्तव्य के चक्कर में 4 क्यों लिखा गया, चलो इसको सही कर लेना, ठीक है, 2-3 होगा। यहां पर कुछ ड्यूटी है, ड्यूटी बोले तो कर्तव्य, जैसे काम करने का कर्तव्य, क्या काम करने का कर्तव्य है, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य। एक पार्टनर का जो राइट अधिकार है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री को नहीं पार करना चाहिए, उस बाउंड्री के अंदर ही रह करके अपना ड्यूटी निभाना चाहिए। अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य, हित का हस्तांतरण अब समझाते हैं, इसको समझा देते हैं, उसके बाद तो लास्ट ही हो जाएगा। मान लो ए पार्टनर था, ए चाहता है, अभी तो ए पार्टनर है बिजनेस में, ए चाहता है कि हम पार्टनरशिप बिजनेस से निकल जाते हैं और हम अपने पुत्र एक्स को अपने जगह पर पार्टनर बनवा देते हैं। कहा ना ना ना, ये तभी पॉसिबल है जब बी सहमत होगा, मीन्स और जो अन्य पार्टनर है वो सहमत होगा तो ही ये चीज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ये चाहता है कि हम अपने जगह पर किसी दूसरे को डाल दे, तो ये उसी समय संभव होगा जब अदर जो जितना पार्टनर बचा हुआ है वो अगर एग्री हो जाए, सहमति अपना दे दे, तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, ओके। तो ये है क्लियर, तो इसको रीड कर लेंगे अच्छे से जाकर के थ्योरी में, ठीक है, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका कैलकुलेशन, उसका काम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, यही सब देखेंगे। थ्योरी पहले कुछ कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।